ये आत्मविश्वास की लड़ाई है, इसको किताबों कॉपियों के सहारे नहीं लड़ा जा सकता और न जीता जा सकता। इसलिए पहली जो रिक्वायरमेंट होती है आरएस एग्जाम की या आईएएस एग्जाम की, वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और जब भी आपका कॉन्फिडेंस डोले तो उस पल को, उस मोमेंट को याद करो जब आपने ये फैसला लिया था कि मैं आरएएस की तैयारी करूंगा या मैं आईएएस की तैयारी करूंगा या करूंगा। तो उस दिन आपने ये जो फैसला लिया था, तो शायद कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में आत्मविश्वास था, इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया था। चूंकि आपने ये डिसीजन लिया था, उस समय आत्मविश्वास था, तो बस उसी आत्मविश्वास को फिर से याद करना है कि इसीलिए आपने तैयारी शुरू की। आत्मविश्वास तो होता है तभी व्यक्ति तैयारी शुरू करता है, बिना कॉन्फिडेंस के तैयारी शुरू थोड़ी करता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, इसीलिए तैयारी शुरू करता है। इसीलिए की थी, बस तो कॉन्फिडेंस आप में था, लेकिन किसी कारणवश इस समय आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो कम हो रहा है, इसको वापस जो है वो बिल्ड, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो और उस मोमेंट को याद करो जिस समय आपने डिसीजन लिया था। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को फिर से उसी लेवल तक ले जाओ। इसलिए सबसे पहली जरूरत है आ, आत्मविश्वास होना। और ये तो प्री है। जब आप में आरएएस बनने का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है, तो प्री क्लियर करने का कॉन्फिडेंस तो 15 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कितने गुना पास करेंगे। और आपने प्रॉपर आरएएस बनने के लिए तैयारी शुरू की है। क्या बनने के लिए? तो फिर तो अलाइड सर्विस वाला कॉन्फिडेंस भी, और फिर अलाइड सर्विस से भी कम कॉन्फिडेंस हो तो कम से कम मेंस तो दे ही देंगे, इंटरव्यू तो दे ही देंगे। उससे भी कम कॉन्फिडेंस हो तो कम से कम मेंस तो दे देंगे, प्री तो क्लियर आराम से करेंगे। और उससे भी कम कॉन्फिडेंस, तो इतना निम्न स्तर पर आपका कॉन्फिडेंस कैसे गिर सकता? जो प्रॉपर आरएस बनने का कॉन्फिडेंस था किसी दिन आपके अंदर, और आज आप में प्री भी होगा या नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप में कॉन्फिडेंस है, और प्री तो है क्या? ठीक है, तो प्री तो कुछ है ही नहीं जिसके लिए आप, और फिर इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से जो कभी भी पढ़ा हुआ है कहीं से तो वो एकदम से स्ट्राइक कर जाता है। चीजें अपने आप, भले ही आपने रिवीजन नहीं भी किया है 2 महीने 3 महीने से, लेकिन क्वेश्चन और उसका आंसर सामने आते ही आपने पहले पढ़ रखा है, तो वो सब चीजें क्लियर हो जाती, अपने आप सामने आ जाती। इसलिए तो वही तो चीजें जो है कि भाई, एक तो चला के लिखना होता है, जो जो आपको याद नहीं है याद कर करके लिखना होता है, लिखते समय याद नहीं आया, ये हो सकता है। मेरे से प्री में तो चीजें आपने पढ़ी हुई सामने आते ही आपको याद आ जाएगी, हाँ ये पढ़ा हुआ है, इसका आंसर जो है वो ये है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आत्मविश्वास के साथ लड़ी गई जो लड़ाई है उसमें जीत सुनिश्चित होती है। कॉन्फिडेंस रखो प्री में। मेंस में जब मैं देखो, मैं मेरा प्री में तो मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहता था, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेंस के टाइम मैं कहूंगा या नहीं कहूंगा ये अलग बात है, क्योंकि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं रहता था, क्योंकि इतने सारे प्रेशर झेलता था। प्री में तो मुझे लगता था ना कि भाई कंप्यूटर चेक करेगा कॉपी। मेंस वाले में तो मुझे लगता था कि मैं होशियार थोड़ा ज्यादा हूँ और एग्जामिनर इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ, तो और मुझे हमेशा डाउट रहता था, यार मैं ये जो बात लिख रहा हूँ उसके समझ में नहीं आएगी, वो समझेगा ये क्या लिख रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। और बिलीव मी, और वो तो फिर भी थोड़े थोड़े समझते थे। मैंने यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए हिस्ट्री का पेपर दिया, और वो हिस्ट्री जिसमें मैं 2 बार नेट जेआरएफ क्लियर करी हुई, और इन्होंने मुझे 33 नंबर दिए 100 में से। और जिसने, और 1 2 पेपर थे जिसको जो राजस्थान की हिस्ट्री मुझे नहीं आती थी, मैं वो 1 वीक सीरीज 1 घंटा देख के गया था, उसमें 100 में से 65 नंबर थे, जिसमें मुझे कुछ नहीं आता था। और वो क्योंकि पर मैंने वो जो 1 वीक में जो पॉइंट होते हैं सीधे सीधे वो देखे बाहर, ये घंटे और मैंने लिख दिए थे। और वहां मुझे बलबन का राजत्व सिद्धांत, अलाउद्दीन खिलजी की मारे, इतने सालों से ऐसे पढ़ते आए हैं, ऐसे कितने अच्छे ढंग से लिखे थे, पर मैंने वो शायद वो 1 वीक सीरीज वाले पॉइंट उस स्टाइल में नहीं लिखे। तो
चलो खैर, तो इसलिए वहां तो मुझे लगता था कि यार वो पता नहीं कौन कॉपी चेक करेगा, कैसे मूड में कॉपी चेक करेगा, उसका बीवी के साथ झगड़ा हो रखा होगा और फिर मेरी कॉपी चेक करेगा, नींद आ रही होगी उसको और मेरी कॉपी उस समय उसके सामने आ रही होगी, वो सामने बैठा दूसरा कॉपी चेक कर रहा होगा, उससे बात करते समय मेरी कॉपी उसके सामने आ गई, तो इस वजह से मुझे यूं जो है थोड़ा, फिर पेपर पता नहीं कैसा पूछेंगे, थोड़ा टफ पेपर आना चाहिए, अच्छा पेपर आना चाहिए। और मेरा दुर्भाग्य हमेशा रहता था कि हमेशा पेपर ऐसे बकवास और फर्जी आता था कि सबको ही आ रहा होता था। एग्जाम हॉल में बैठ के जितने लोग लिख रहे हैं ना, सबको ही आ रहे हैं। फिर मैं तो वही निराश हो जाता था, अपने पास करने के लिए स्पेशल तो कुछ है ही नहीं, वो फिक्स जो आंसर है, मैंने भी यही लिखा, इसने भी यही लिखा, उसने भी यही लिखा। अब एग्जामिनर मुझे, मैं थोड़ा महान हूं, उसको पता तो वहां तो हो सकता है, बाकी इस कंप्यूटर चेक करता है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें तो दो तीन तो हम मन से गलत करते थे कि ये है तो ये, लेकिन लिखेंगे तो इसमें बाड़मेर, आंसर बाड़मेर नहीं है, लेकिन अपन तो बस, और एक दो गलत हो जाए तो आरपीएससी भले माने या न माने, हमारा दिल तो मानता है। तो ऐसे शौक से दो चार पांच ऐसे गलत भी करते थे कि पता है आंसर यही होगा, आरपीएससी वो मानेगी, लेकिन हमारा दिल ये मान, ये बाढ़ में तो एग्जाम्पल दिया है ऐसे कई आंसर होते थे जो हम ऐसे प्री को तो एंजॉय करते थे, और कायदे से प्री को तो आपको एंजॉय करना, प्री को इतना, प्री क्लियर करना तो बच्चों का खेल है। और प्री के एग्जाम से पहले तो एक दो दिन पहले पढ़ाई और छोड़ देते, अब क्या पढ़ना, ये तो वैसे ही मस्त होके। और वैसे आप भी, आप छोड़ना मत। अपने लास्ट दिन जो है इकोनॉमिक सर्वे वाले शॉर्ट नोट जो अभी बना के आपको देंगे, वो शॉर्ट नोट्स जो है वो बस सुबह सुबह एग्जाम में जाते समय, करंट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो सुबह सुबह उठ के एग्जाम देने के लिए जाना है, उस दिन ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, उस दिन सुबह सुबह ये दो ही पढ़ने। और शाम को इवनिंग में जो है आपको जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, ये शाम को जो है आपको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर। और करंट एक दिन पहले, करंट, इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री, तो ये राजस्थान वाले पोर्शन जो है ये करने हैं। और एग्जाम से दो दिन पहले पॉलिटी रिवाइज करनी है, और दो दिन तीन दिन पहले इकोनॉमी रिवाइज करनी है। और उससे पहले साइंस टेक हो गया, तो साइंस टेक से भी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े पूछे जाते हैं। और बाकी आप जितने कर सको, रीजनिंग एक बार कर लेना, रीजनिंग जो एक दो दिन पहले, पॉलिटी के बाद, पॉलिटी के बाद और राजस्थान के साथ एक बार रीजनिंग जो है वो अच्छे से पढ़, तो इस चीज का ये ध्यान रखना है। बाकी तो, और एग्जाम देते समय एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, जितने फ्रेश माइंड से कूल होके आप एग्जाम दोगे, ये वास्तव में आत्मविश्वास की लड़ाई है। जितना आत्मविश्वास है तो नहीं आता हुआ सवाल भी सही हो जाएगा, और अगर आत्मविश्वास नहीं है, डरते डरते डरते, ठीक है, तो आपका आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा। ये मेरा ऐसा, ये पता नहीं इस दुनिया में कैसी मैट्रिक्स है, कैसी वाइब्रेशंस अपनी बॉडी से निकलती है, और उनका क्या रिवर्स इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, ऐसा होता है। तो ऐसा मैं एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल बहुत सामान्य सा है, जो स्टैंडर्ड नहीं है, पर मेरे जीवन मुझे ऐसी बातें करनी है बहुत नॉर्मल। जैसे मैं जो है ना, मेरी बेइज्जती न हो जाए इसलिए मैं बहुत डरता हूँ, कोई मैं किसी चीज मांगू और कोई मुझे मना कर दे, तो मैं अपने आप को बहुत अपमानित महसूस, मैं किसी काम के लिए किसी को कहूँ और अगला वाला काम नहीं करे, तो मुझे यूँ फील होता है जैसे कि ये अभी धरती जगह दे और मैं उसमें समाहित हो जाऊं, मुझे इतना ज्यादा अपमान फील होता है। इसलिए मैं किसी के काम के लिए किसी भी अनजान अफसर को, नेता को, या किसी को ही नहीं कहता। और इवन मेरे जो स्टूडेंट्स है, अफसर है, मैं उनको भी नहीं कहता, जब तक कि मुझे 100% ही भरोसा ना हो कि मैं अगले को काम कहूंगा और अगला वाला काम सुन के बहुत खुश होगा कि सर ने आज मुझे काम के लिए कहा है, और प्लस वो राजी राजी करेगा पक्का काम, तो ही मैं कहता हूँ। अदरवाइज भले मेरे स्टूडेंट है, खास है, कितना ही मुझे लगता है वो बेईमान है, मेरी बात ढंग से नहीं सुनेगा, तो अपनी जो है सेल्फ रेस्पेक्ट कम नहीं करनी। मैं इतना थोड़ा वैसे ही हूँ, ज्यादा कॉन्शियस, जो कि आदमी को इतना नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आजमा लो, करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। तो मैं इतना हूं, तो मैं अब से नहीं, ठेठ से ही ऐसा हूं, शुरुआत से ही, ठीक है। हाँ, तो
अब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हम न्यू कैंपस में जोधपुर में पढ़ता था, वहां से लिफ्ट लेके शहर जो है 7-8 किलोमीटर दूर होता था। और अक्सर जो है सिटी बस का हमारे पास पैसे होते नहीं थे, तो हम जो भी हॉस्टल में रहते थे हम लोग लिफ्ट लेके, पूरा शहर वहीं से गुजरता था हमारे कैंपस के अंदर से ही। तो कैंपस के अंदर से गुजरोगे तो टोल तो देना पड़ेगा और टोल यही था कि यहाँ से स्टूडेंट कोई जाता है तो शहर तक उसको लिफ्ट दे दो। अब लिफ्ट मांगने के लिए मुझे इतनी शर्म आती थी कि अगर मैंने लिफ्ट मांगी और किसी ने नहीं रोकी तो इतनी बेइज्जती होगी मेरी, इसलिए मेरे से लिफ्ट मांगने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ठीक है, तो हमारा हॉस्टल इधर था, बीच में रोड थी, उधर कैंपस था। तो हॉस्टल से स्टूडेंट कैंपस की तरफ जाते रहते थे, कैंपस से वापस हॉस्टल आते रहते थे, बीच में रोड पड़ती थी, मैं यूं कहीं खड़ा होता था, फिर मैं ऐसे मौके पे लिफ्ट मांगता था कहीं दूर दराज तक तीसरा आदमी मुझे देख नहीं रहा हो, ताकि उसको पता नहीं चले कि भाई मैंने लिफ्ट मांगी और मुझे नहीं दी। तो जो ही कोई आदमी दिखता तब मैं लिफ्ट मांगता नहीं, कोई नहीं दिखता तब मैं और डरे हुए मन से आधा अधूरा हाथियों करके ऐसे लिफ्ट मांगता। जितने में कोई हॉस्टल से लड़का आ रहा होता था, कैंपस की तरफ जा रहा होता, मुझे पूछते यहाँ क्यों खड़ा है, मैं कहता बस यूं ही आज हवा खा रहे हैं फिर वो कैंपस चला जाता, फिर मैं डरता डरता 2-4-5 बार लिफ्ट मांगता, फिर डरता नहीं मांगता, आधा घंटा 1 घंटा हो जाता और मुझे लिफ्ट नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। रोकता कोई नहीं, रोकता मैं भले कितना ही ऐसे हाथ कर देता, रोकता नहीं। फिर वही लड़का जो कैंपस जा रहा है, कैंपस से अपना काम निपटा के घंटे भर बाद वापस आ रहा है, वो फिर मुझे देखता कि हवा का कुछ ज्यादा नहीं खा ली तूने फिर उसे समझ आ जाता कि ये लिफ्ट मांग रहा है और इसको कोई लिफ्ट दे नहीं रहा है। तो वो कहता अच्छा लिफ्ट ही चाहिए ना तुझे, रुक। और उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता था कि वो पहली कोई बाइक आती और वो इशारा करता और फट बाइक वाला ऐसे रोकता, और ऐसे न केवल रोकता, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लगता कि जी हुजूर हुक्म कराओ, क्या ये बाइक आपको देनी है क्या और फिर अगला वाला कहता नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, अरे ले इधर आ रे, ले बैठ रे, अब जा। तो हर बार ऐसा होता था। तो ये एक कॉन्फिडेंस का खेल होता है लाइफ में, किसी भी सेक्टर में, कहीं कोई सा भी आप काम करोगे तो आपका जितना कॉन्फिडेंस है तो उसी से रिवर्स चीजें जो है आपके पास आती है। तो आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा बना के रखना है। और इसके लिए, और कम से कम प्री में तो मैं उपदेश दे ही सकता हूँ, मेंस का तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि प्री में तो मेरा कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पे होता था। और कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी मुझसे कोई पूछता जब मैं तैयारी करता था तब, तो मेरे जितने मार्क्स होते थे उससे 10-15-20 नंबर कम करके मैं बता देता था कि इतनी जाएगी, और मुझे भरोसा था और उतनी ही जाती थी, क्योंकि कट ऑफ से अपने नंबर जो है इतने 20-30 नंबर ज्यादा ही होने होते। तो क्योंकि इसमें कौन चेक करता है, कंप्यूटर, प्लस क्वेश्चन भी आपके सामने होता है और आंसर भी आपके सामने होता है। तो दोनों चीजें सामने हैं और उसके बाद भी आप नहीं पहचान पाते तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो इतना तो कॉन्फिडेंस जो है वो होता ही है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस रखना है। और कॉन्फिडेंस प्री वो 15 गुना पास करेंगे। और जो प्रॉपर आरएस की सीट, जैसे कि अभी 1000 सीट हो, तो उसमें आप एसडीएम बनने के लिए तैयारी कर रहे हो। किसके लिए तैयारी कर रहे हो, एसडीएम। और सपोज 1000 पोस्ट है, 1000 पोस्ट में 15,000 लोगों को पास करेंगे, तो 1000 के हिसाब से तो 15 गुना हो गए। लेकिन आप तैयारी 1000 के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि 1000 में तो लास्ट में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी आता है। सॉरी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लास्ट में नहीं आता, कि नाराज हो जाएंगे। दूसरा कोई इंस्पेक्टर है वो लास्ट में आता है। प्रॉपर आरएस की सीट तो 100 भी नहीं होती, सपोज 100 होती है, तो 100 का 15,000 कितने गुना हो गए, 15 गुना तो 1000 के हो गए, और 10 और जोड़ तो 150 गुना। आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हो उससे 150 गुना ज्यादा लोगों को पास किया जा रहा है, और उस 150 गुना में भी नहीं आ सकते तो आप 100 में तो यही आओगे, 15,000 में नहीं आ सकते तो 100 के अंदर तो यही आओगे। तो इसलिए, लेकिन और तैयारी तुम किसके लिए कर रहे हो, 100 के लिए या 1000 के लिए, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए थोड़ी कर रहे हो बस। तो इसलिए कि इतने लोग, आप एक ही विचार रखो, इतने लोग पास करेंगे, और दूसरे लोगों को भूल जाओ, केवल खुद में खोए रहो। और आप में विशेष शक्ति है, विशेष काबिलियत है, इसीलिए आपने तैयारी जो है वो शुरू की। ठीक है, तो इस वजह से। और फिर जो है अब रिवीजन वाला मैंने बता ही दिया, लास्ट के जो दिन होते हैं, लास्ट दिन एग्जाम सेम डे, करंट और सर्वे। ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, उसमें से ही पूछा जाएगा। वो अच्छे से तैयार करना है, मॉर्निंग में भी वो पढ़ना है, और पहले वाले दिन जो होता है उसमें भी वही पढ़ना है।
जैसे 4 फरवरी को एग्जाम है आपका, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को है तो 2 फरवरी को मॉर्निंग में और 1 फरवरी को आपको पूरे दिन करंट और ये चीजें जो है पढ़नी, ठीक है। और 31 जनवरी को, 30 जनवरी को जो है रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन पे जो है वो आपको सॉरी 31 जनवरी को जो है वो राजस्थान की बाकी चीजें जो है ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पे हिस्ट्री की बजाय भी ज्यादा जोर कहा ही होगा राजीव सर ने आपको कि हिस्ट्री से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है, और स्टेट पॉलिटी, इन चीजों को पढ़ोगे। और और इसके साथ ही रीजनिंग, इसके साथ ही रीजनिंग और मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, स्पेशली लास्ट के 5, 7, 10, 15 दिन में तो मैथमेटिक्स के हाथ ही नहीं लगाना है। और मैथमेटिक्स या तो आती है या नहीं आती है, जिसको नहीं आती है वो उसको बाद में भी नहीं आएगी, और जिसको आती है उसको इतनी ही आएगी, ज्यादा पढ़ने से कुछ ही ज्यादा नहीं होगा। और 7-8 सवाल आते हैं, 7-8 में से 3-4 तो वैसे ही हो जाएंगे, और 3-4 वैसे भी नहीं होंगे, और 1-2 के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके 1-2 के लिए जितनी मेहनत करोगे इसकी तुलना में इसका उतनी मेहनत आप दूसरे किसी सब्जेक्ट पे करोगे तो उसका आउटपुट ज्यादा होगा। प्लस जिनको मैथ्स नहीं आती है, एक तो उनको आती नहीं है और पढ़ने के बाद भी उनको आएगी नहीं, प्लस जो पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो इतनी ज्यादा अच्छे से समझ में फटाफट कवर नहीं होगी, उससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और ये जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है ये दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ले डूबता है। इसलिए अपने तो 150 प्रश्न आते हैं और उसमें मैथ्स रीजनिंग के 15-16 सवाल आते हैं। रीजनिंग आप कर सकते हो, आराम से करोगे, रीजनिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिक्स जो है वो देख लेना। और फिर 7-8 सवाल है, उसमें 1-2 तो आपके वैसे ही सही हो जाएंगे, 1-2 तो फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे होंगे, ठीक है। तो नहीं नहीं, इतनी मैथ्स आती है, 1-2 बहुत सरल सवाल आते हैं, तो देखते ही आपको लग जाता है कि इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग करने, और फिर 2-3 सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वैसे ही आपको कट ऑफ से बहुत ज्यादा 150 सवाल है तो आपको 100 सवाल सही करने, कितने करने, और 100 में 1-2 नंबर, 1-2 सवाल और कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 75 सवाल सही होते हैं तो आपके 100 नंबर आते हैं, 100 सवाल सही होते हैं तो 130 नंबर आते हैं, और कट ऑफ 100 नंबर के आसपास, जब वो कट ऑफ कह नहीं सकते, टफ पेपर आएगा तो कम चली जाएगी, पिछली दफा की तरह इजी आएगा तो हाई चली जाएगी। पिछली दफा हाई इसलिए थी कि पेपर बहुत इजी था, हमें तो देख के दया आ गई थी, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसी चीजें पूछी है, गायें भैंसे और ये जो है कड़कनाथ मुर्गे, ठीक है। और जबकि हम वो फालतू में फर्जी पढ़ा दिया बच्चों को, ऐसा जबकि पूछा ऐसा गया, तो वास्तव में वैसा पेपर था, इस वजह से। तो और आप भी पेपर में शुरू के कुछ क्वेश्चंस अगर आपके गलत होते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, तो तुम घबरा मत जाना, और गर्ल्स तुम प्लीज रोना मत, क्यों, घर पे तो मम्मी होती है जो चुप करा देती है, वहां पे कोई चुप भी, गर्ल्स गुस्सा हो रही है कि सर हमारे ऐसा क्यों, ऐसा होता है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। तो इसलिए आप ईश्वर से प्रेयर करना कि पेपर टफ आना चाहिए। अगर पेपर टफ आया तो आप में से जिसकी भी अच्छी तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है, एक भी फेल नहीं होगा। अगर आरएएस के स्टैंडर्ड का पेपर आता है तो आरएएस के हिसाब से आपने ही पढ़ाई कर रखी है, मास्टर, पटवारी, ग्राम सेवक, वन रक्षक, इस तरह की जो तैयारियां हैं ये सबने कर रखी है, उस लेवल का पेपर आया तो तुम उनसे जीत नहीं सकते। और तुम्हें इजी लग रहा है शुरू में, इसका मतलब उनके लेवल का पेपर आ गया है। तुम्हारे 10 सवाल लगातार सही हो रहे हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, अब टेंशन करने की जरूरत है कि ये उनके लेवल का आ गया है, और उनके लेवल पे जाके तुम उनसे जीत नहीं सकते, तुम्हारे लेवल पे आके वो तुमसे टक्कर भी नहीं ले सकते। जीतना तो बहुत दूर की बात है, थोड़े से स्टैंडर्ड ऐसे कथन, कारण और 3-4 कथन दे दिए, कौन सा सही है, इस तरह के प्रश्न अगर आ गए, उनको हवा ही नहीं लगेगी। उनको ABCD लिखना आता है, कथन कारण में वो समझते ही नहीं है। इसलिए 10 सवाल तुम कर रहे हो और तुमसे एक भी सही नहीं हो रहा है, मतलब पेपर तुम्हारे टक्कर का है, और वो जो कचरा है वो एक झटके में साफ हो गया। इसलिए यस, खुश होने की जरूरत है। तब क्या होने की जरूरत है,
खुश होने की जरूरत है कि हाँ अब मुझे कोई फेल नहीं हो। भले ही आपके 20 सवाल ही सही हो रहे हैं, भले ही आपके 30 सवाल ही सही हो रहे हैं, कुछ मूर्खों की तरह मेरे तो 30 ही अच्छी तैयारी है और फिर 30 ही सवाल सही हो रहे हैं 150 में से, और रो रहे हैं 30। अरे भाई तेरे 30 हो रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे लोगों के 10 सवाल भी नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे कम हो रहे हैं। एक तो अपने आप को सही स्टैंडर्ड मानो, पढ़ाई का स्टैंडर्ड तुम ही हो। तुमने जितनी पढ़ाई की है सबसे अच्छी पढ़ाई वही है। जब तुमसे इतने हो रहे हैं तो बाकी किसी से भी ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो इसलिए पेपर अगर टफ आता है, ईश्वर से हमेशा प्रेयर करना कि पेपर टफ देना, पेपर आरएएस के लायक देना, पेपर आईएएस के टाइप का देना। तो उसमें कट ऑफ कम जाएगी। आईआईटी की कट ऑफ कितनी जाती है? 30%, 25%। हम जब देते थे 24%, 22% कट ऑफ जाती थी। आईआईटी इतना बड़ा एग्जाम होता था, अब तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में जब हम देते थे तब 90 के दशक में, तुम पैदा होने से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इतनी सी जाती थी। हालांकि हमें आईआईटी की फुल फॉर्म भी पता नहीं थी, हम तो सिर्फ पीईटी पीएमटी की तैयारी करते थे और उसमें जो बुक्स खरीदते थे उसमें क्वेश्चंस के आगे लिखा होता था सन इतने में आईआईटी में ये सवाल आया था, तो हम पूछते दूसरे को ये क्या होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो इसलिए पर वो चर्चा करते थे कि और वो फिर सवाल हमसे किसी से होता ही नहीं था, वो सारे टफ होते थे। तो फिर उस साथ वाला हौसला बढ़ाने के लिए कहता था कि चिंता मत करो, इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उनकी कट ऑफ भी 20-25% के आसपास ही जाती है, इतने ही लोगों से सही होते हैं। तो टफ पेपर होगा तो कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी। ओके, और कम जाएगी तो आपके लिए फायदा है। टफ पेपर में आपकी पढ़ाई एक लेवल की, अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रखी है आपने, दूसरे लोगों ने इस लेवल की, तुम्हें अब सुप्रीम कोर्ट के 124 से 147 सारे आर्टिकल याद है, लेकिन दूसरे वालों को जिन्होंने ये वन रक्षक की तैयारियां की है उनको ये याद। तब सीधे सीधे सिंपल ही पूछ लिया संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, अब ऐसे पूछेंगे तो वो भी कर लेंगे। और धन विधेयक है या नहीं है, कौन डिसाइड करता है, धन विधेयक किस में पेश किया जाता है, ऐसे सवाल पूछेंगे तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के सिंपल, इस तरह के प्रश्न नहीं, प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें भले ही 10 में से 6 तुम्हारे भी गलत हो जाए लेकिन तुम्हारे 4 सही होंगे, उनके 10 में से 10 गलत होंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो ये, ईश्वर से प्रेयर करो कि पेपर टफ आना चाहिए। और जो टफ आता है, तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो रोना नहीं है, बल्कि वही मुस्कुराने का सही समय है कि यस अब मुझे कोई फेल नहीं कर सकता, अब वो कचरा एकदम हो जाएगा साफ। और जो इजी आता है, 10 में से 10 सही हो रहे हैं, माथा पकड़ लेना, तुम तो गए, ओके टाटा बाय बाय, गया खत्म, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर वही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने उस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस सैकड़ों बार एग्जाम दिए हैं, सैकड़ों बार वो सवाल उनके सामने आए हुए हैं, और उनकी पारंगतता इतनी हो जाती है कि एक भी गलती उसमें नहीं होगी, और तुम आते हुए सवाल भी 4-5-6 गलत करके आ जाओ। और वो जो 4-5-6 तुमसे, पिछली दफा देखना जितने लोग जो फेल हुए हैं प्री में, 100 नंबर कट ऑफ गई थी, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने ऐसे थे जिन्होंने 7-7, 8-8, 9-9 प्रश्न आते हुए गलत किए। क्यों? क्योंकि पेपर इजी दिखता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यस अब तो हो गया। और जो ज्यादा कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी आ जाती है तुम में, और तुम जो है सीरियसनेस कम कर देते हो, और सीरियसनेस कम कर देते हो, लापरवाही बढ़ जाती है, और दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जितने भी अच्छी तैयारी वाले अगर फेल होते हैं तो वो ह्यूमन एरर्स की वजह होते हैं, मानवीय भूलें जो एग्जाम हॉल में खुद करते हैं गलतियां, इस वजह से फेल होता है। कोई भी स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई वाला पढ़ाई अच्छी नहीं करने की वजह से फेल नहीं, वो फेल होता है एग्जाम में लापरवाही बरतता है और सीरियस नहीं होता, और वो इजी पेपर, इसमें टफ पेपर है तो फिर वो हर सवाल को ढंग से पढ़ेगा, 10 बार पढ़ेगा, संभल संभल के, वैसे ही इतने नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको बहुत ढंग से पढ़ के करेगा। तो इसलिए जो है ये चीज ध्यान रखना कि जो ही पेपर इजी आता है तो तुम सीरियस हो जाना और ये मान लेना कि अब तुम फेल हो रहे हो।
और इसलिए अब सावधानी बरतनी है और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, और एक भी गलती होती है तो उसकी कीमत बहुत भारी होने वाली। तुम, ये फैक्ट है। इसलिए ईश्वर से प्रेयर करना कि पेपर कैसा आए, टफ आए। दूसरी बात, टफ पेपर आता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, खुश होना है, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। इजी पेपर दिखता है तो फैलने की जरूरत नहीं है, उल्टा दुखी होना है, सीरियस होना है, और एक एक सवाल को बहुत बारीकी से ढंग से अंडरलाइन कर करके, इस तरह के प्रश्न आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसलिए असत्य पे गोला लगाना है आपको, बड़ा सा प्रश्न को अंडरलाइन करना है। सत्य लिखा है, असत्य लिखा है, ये तो प्रैक्टिस में अभी से टेस्ट सीरीज में ले आना। करते हो, गोला लगाते हो बड़ा, या नहीं लगाते हो, अलग लाइटर से, हाइलाइटर से, ताकि पेन से करते हो, पेन से नहीं, हाइलाइटर से अलग तरीके से, और 10 बार चेक करो कि जो असत्य को वास्तव में, वापस चेक करो उसको, दोबारा चेक करो तब भी आपने असत्य कथन को ही चुना है या नहीं चुना, क्योंकि ऊपर असत्य देखते हो और नीचे वापस कौन से कथन को चुन लेते हो, सत्य को। ये गलती कई लोग जो है वो करते हैं। और फिर ऑप्शन भी कई बार जो है वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल, आंसर होता तुम्हें पक्का पता है कि ये वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन पहला ऑप्शन देंगे विठल भाई, और तुम जल्दी में, क्योंकि हम एक एक अक्षर को पढ़ते थोड़ी हैं, हमारी बुद्धि इतनी शार्प हो चुकी है कि वो सिर्फ संकेत देख के, कीवर्ड देख के उसको समझती है, और इसलिए अपन फटाफट पढ़ते हैं। इसलिए उस चारों ऑप्शन, भले आपको आंसर पता है फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ो। निम्न में से कौन भारत का प्रधानमंत्री रह चुका है, पहला ही ऑप्शन है इंदिरा गांधी। ठीक है, अब तुमने टिक लगा दिया और आगे चले गए। और दूसरा ऑप्शन लिखा था ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा ऑप्शन लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन था ए और सी दोनों। अब तुमने आगे तो पढ़ा ही नहीं, इसमें क्या पढ़ना, कौन भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यही है, ये तो पक्का ही सही है। ठीक है, तो इसलिए भले ही आपको आंसर सही आ रहा है सब है, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ना है, ये तुम्हारे मम्मी की सौगन है। ठीक है, लड़कियों को, अच्छा लड़कियों को पापा की सौगन डालो, ना 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 ना, लड़की हो या लड़का, माँ जितना प्यार जो है कोई नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, पापा माँ की जगह जो है वो नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बायोलॉजिकल रीजन भी होते हैं इसके पीछे। ठीक है, और तो इस वजह से जो है कि वो माँ में ही जो है, भले ही इंसानों के तो चलो एग्जाम्पल ऐसे हैं, पशुओं में देख लो, जो गाय होती है, अब उसका बाप कौन सा बैल है कोई पता नहीं होता, लेकिन गाय जो है बछड़े को, तो इसलिए ये बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, इसलिए माँ की जगह माँ ही होती है, पिता नहीं होते हैं। आप भी कोई किसी तरह की गलतफहमी रखना मत, आपसे ज्यादा प्यार तो कौन करेगा, माँ ही करेगी। ठीक है, तो चलो, इसलिए मैंने मम्मी की सौगंध डाली, क्या चारों ऑप्शन पढ़े बिना टिक नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना। और उसमें कई बार 4 ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तो चीजें जो है कि जो गलती हो रही है वो, और क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स जितने भी हैं क्वेश्चंस में वो सारे अंडरलाइन करने हैं, क्वेश्चंस आराम से, आराम से पढ़ा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए। घड़ी ले जाने देते हैं या नहीं देते, वहां तो लगी रहती है घड़ी, तो बस उस घड़ी को देख के समय के साथ जितने प्रश्न होने चाहिए उतने हो जाने चाहिए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो प्लीज, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वो पहले देखनी ही नहीं है उनको, सबसे लास्ट में टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, नहीं तो नहीं दे, दूर थार लारे माने थारी जरूरतीज तो नहीं, तुम्हारे बिना ही हम पास हो जाएंगे, और मेंस में वैसे ही तुम्हारा, तुमसे काम पढ़ना नहीं है। ठीक है, और जो मैथ्स में अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो भी प्लीज मैथ्स वाले क्वेश्चंस लास्ट में करना, क्योंकि वैसे ही तुम होशियार हो भाई, तुम वैसे ही होशियार हो, इसलिए तुम वैसे ही कर दोगे, लास्ट में भले थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो भी कर दोगे, इसलिए तुम्हें तो घबराने की जरूरत है नहीं। इसलिए तुम उसमें, क्योंकि एक प्रश्न होता है इतना वो होता है, और तुम्हें लगता है अभी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, इस चक्कर में 15-20 मिनट जो है खराब हो जाते हैं। और इसमें दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इजी वाले, और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के तो बहुत ही सिंपल एक एक वन लाइनर क्वेश्चंस थे, और सीधे सीधे थे, जो कि 2-4 सवाल और सही हो सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है
ये अच्छा घड़ी को देख के, और जितने समय में जितने प्रश्न होने चाहिए उतने हो जाने चाहिए। इतना ज्यादा भी आराम से, न तो ज्यादा जल्दी और न ज्यादा आराम। उसके बाद मेन जो है, किसी अपने ज्यादातर जो चीजें होती है ना वो पैसिव मेमोरी में होती है, एक्टिव मेमोरी में नहीं होती। इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि यार इसका ये होना चाहिए, कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ा हुआ है और कहीं सुना हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। तो जो टिक लगा दिया लगा दो तुम, टिक लगा दो। माइनस मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है, ये मान के जाओ कि माइनस मार्किंग होती ही नहीं है। ओके, अब तुम हंस रहे हो, मैं जो भी बात करता हूं साइंटिफिक ग्राउंड पे बात करता हूं, ठीक है। अब तुम में से ज्यादातर के साइंस रही हुई है, इसलिए तुम लोग जो साइंस वाले वो भी पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। मेरे मैं बीएससी करता था, फिजिक्स में पहले ही साल एक प्रैक्टिकल था न्यूटन का, प्रोबेबिलिटी का। उसमें ये था कि सिक्के को आप 100 बार फेंको, क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल, तो 50 बार, लगभग 50, 51, 52 बार हेड आएगा, और या 50, 51, 52 बार टेल आएगा। और हम बाकायदा यूं फेंकते थे और उसको नोट करते थे। और पासा है जिसमें चार, 1, 2, 3, 4 होते हैं, उसको 100 बार फेंको तो लगभग 25 बार, कभी 25 की जगह 24 हो जाएगा, तो वापस 26 हो जाएगा, तो ऐसे लगभग 24, 25 बार जो है, 25 बार एक आता था, 25 बार बी आता था, और उसी पासे के ABCD लिख दो चारों तरफ, और 100 बार फेंको तो लगभग 25 बार ए आएगा, 25 बार बी आएगा, 25 बार सी आएगा, और 25 बार डी आएगा। बिल्कुल पासे को वैसे फेंक रहे हैं। तो अब आप उसी को सेम मैं कह रहा हूं कि आप पेपर लो और उसमें सारे तुक्के लगाओ और सारे डी लगा दो या सी लगा दो ऑप्शन, तुम्हारे माइनस में मार्क्स नहीं होंगे, या तो 0 होंगे या 1, 2 नंबर तुम्हारे ज्यादा ही होंगे। सब तुक्के लगाए, तुमने एक भी ऑप्शन नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर सही होता है तो आपको 3 नंबर मिलते, और अगर गलत होता है तो 1 नंबर कटता। 4 तुक्के लगाए आपने, तो न्यूटन का प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है 4 क्वेश्चंस में तुक्के लगाए तुम, तो एक तो सही होगा, एक सही होगा तो उसके कितने नंबर मिले? 3 तुम्हारे गलत हो गए, तो बराबर, ठीक है। 3 गए और 3 आए, और रिजल्ट बराबर, 0 नंबर आया तुम विशुद्ध तुक्कों में। जबकि तुम यहां पे विशुद्ध तुक्के तो लगाओगे नहीं, कम से कम कई मामलों में तुम 50% पे पहुंचोगे, कई में तुम्हें लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे पड़ा हुआ है। तो अगर तुम 10 तुक्के लगाओगे तो संभावना है कि लगभग 5 तुक्के तुम्हारे सही होंगे। 5 तुक्के सही होते हैं तो नंबर कितने आते हैं? 3 के हिसाब से काउंट करो तो 15 नंबर। 5 तुक्के तुम्हारे गलत हो गए, 5 नंबर कटेंगे, तो भी फायदा कितने का हुआ? ये साइंस है, मैं बाबाओं की तरह चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं। ये अगर आप में से कोई साइंस है, न्यूटन का प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल किया हुआ है किसी के, था सिलेबस में या नहीं था? बीएससी फर्स्ट ईयर में ही था, चलो ठीक है। तो ये, और 10 तुक्के लगाओगे तुम्हें क्या क्या और देखो, विशुद्ध तुक्का नहीं लगाना, ABCD देख के मुझे तुक्का लगाना नहीं, ABCD के आगे जो शब्द लिखा हुआ है वो देख के आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है तो आप लगा दो। अब इसमें कई जो है ना नहीं पढ़ने वाले, जो बिल्कुल नहीं पढ़े, जिनको आ ही नहीं रहा है, और आ 10 सवाल रहे हैं और बाकी 140 तुक्के लगाएंगे, उसमें ज्यादातर गलत होंगे, और फिर मुझे कहेंगे आपने कहा तुक्के लगाए इसलिए मैं फेल हो गया। तो प्लीज अगर मेरे पे दोष दो तो आप एक भी तुक्का मत लगाना। हमारा एक दोस्त है, वो एग्जाम देता था, मैंने 48 सवाल किए, 48 के 48 सही हुए, एक भी गलत नहीं। रिजल्ट सिलेक्शन तो नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ ज्यादा गई। तो मैं क्या डोपा, थोड़ा 48 कोई सौगन ली होड़ी थी, 2-4 गलत हो भी जाते तो क्या फर्क पड़ता, सही भी तो होते कुछ।
तो ऐसे नमूने भी होते हैं कई, नहीं, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। अरे अपने तो भले ही 10 तुक्के लगाएं और उसमें भले 3 सही हो जाए, कितने, और कितने गलत हो जाए, 7, तो भी 3 तिया 9, 9 नंबर आएंगे और जाएंगे 7 नंबर, 2 नंबर का फायदा है। ये मैं केवल इंटेलिजेंट लोगों के लिए कह रहा हूं। ये जिनको कुछ नहीं आ रहा है पूरे तुक्के लगा रहे हैं तो वो बराबर रहेगा, जीरो वाला मामला, ना तो कुछ गए और ना कुछ आए। और तुक्का डरते डरते लगाओगे, गलत ही होंगे, 10 लगाओगे 10 में से 9 गलत होंगे। अरे माइनस मार्किंग हो जाएगी, माइनस मार्किंग हो जाएगी, ये सोच सोच के लगाओगे, गलत ही होगा। अगर डर डर के लगा रहे हो तो प्लीज तुक्का मत लगाओ। अब कॉन्फिडेंस है कि ये आंसर हो सकता है, इसलिए मैं ये लगा रहा हूं, विशुद्ध तुक्का नहीं है। मेरे अंतरात्मा से कहीं से न कहीं से कोई आवाज आ रही है कि इसका ये आंसर हो सकता है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कह रहा हूं, ये विशुद्ध के तो ABCD इसमें ये लगा दो, और इस तरीके से। या फिर कुछ लोग होते हैं जो पेन का जो कैप बीच में फेंकते हैं, तक ये जिस तरह जाके वो बीच में गिरेगा, गिर के इधर उधर तो गिरेगा, फिर के वो उधर तो गलत। तो इस तरह के तुक्कों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और फिर टेस्ट सीरीज में आप अपने इस हुनर को पहचान लेना कि भाई तुम्हारी अंतरात्मा की जो आवाज कहती है, और फिर वो 10 सवाल तुम इस तरह के करते हो, उसमें से ज्यादातर सही होते हैं या गलत होते हैं। ज्यादातर अगर सही हो रहे हैं तो इस चीज को वहां पे भी अप्लाई करना, और यहां पे भी कि अंतरात्मा की, तुम्हारी कईयों की आत्मा ही वैसी अजीब है, वो उल्टी दिशा में ही भेजती है। तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें किस दिशा में भेजती है, इसका प्रयोग पहले टेस्ट सीरीज में जो है तुम कर लेना, और निश्चित रूप से अलग टाइप का साइन बनाना। तुमने इस तरह से अंतरात्मा की आवाज से जितने सवाल किए, क्वेश्चन के आगे यूं निशान लगा देना, फिर घर जाके और उसको देखना कि ये कितने 15-20 क्वेश्चन इस तरह के किए हैं, तो इनमें से ज्यादातर सही हुए हैं या नहीं हुए। अब जैसे मैं हूं, मेरा हमारे टाइम में ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो हिस्ट्री का, अब जनरल स्टडी में तो मेरे इतने ज्यादा सही होते भी नहीं थे। 150 सवाल आते थे, 150 में से 70 एक सवाल जो है वो सही करने होते थे, 70 एक सवाल ही करने होते थे। तो इसलिए उसका तो कैलकुलेशन नहीं था। हिस्ट्री के 120 सवाल आते थे, और 120 में से 90 प्लस जिसके भी होते थे या 85 प्लस होते थे, तो उसका प्री क्लियर हो जाता था, क्योंकि ज्यादा वेटेज भी ऑप्शनल के क्वेश्चन का था, क्योंकि एक प्रश्न के 2.5 नंबर होते थे इसके, और जनरल स्टडी का जो है एक क्वेश्चन का 1 नंबर ही होता था, 150 का ही होता था। और वो 120 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, देखें कितने हो गए, 300 हो गए, तो 300 सवाल का, तो उसका वेटेज इतना ज्यादा आता था, और उसी के आधार पे तय होता था कि प्री क्लियर होगा या नहीं। 85 प्लस अगर हिस्ट्री में है और GS में ठीक ठाक है तो प्री क्लियर हो जाता है। तो अब 120 के 120 में सवाल करता था, और मेरे करीब जो है 95-96 सवाल जो है वो सही होते थे। और मैं आपको बताऊं, तो उसमें से केवल 15 या 20 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 जिसमें 100% श्योर होता था और वो टिक लगा था। बाकी वाले में ज्यादातर जो है कि भाई हाँ मुझे लगता है कि यही होना, यही है, यही हो सकता है, पर 90% यही है, 10% डाउट भी है। इसलिए इनको मैं अगर टाइम मिला तो एक बार फिर से सोचूंगा इन पे, इसलिए उनके ऊपर गोला लगाता था। तो मैं देखता था कि 120 सवालों में से करीब 90 सवाल पे मेरे गोले होते, और घर जाके वापस चेक करता था, तो जब मुझे डाउट ही लगता था कि शायद नहीं हो सकता है, बाकी होते ज्यादातर सही ही होते, या कुछ तो विशुद्ध तुक्के होते ही थे, क्योंकि जब आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको करके तो आना ही है, हटेगा तो कुछ नहीं, अगर सही हो गया तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, तो कुछ तो वैसे होते थे। लेकिन बाकी जो है ज्यादातर फिर घर जाके देखता था तो सही हो जाते थे। तो नॉर्मली अपने को 100% श्योरिटी जो है वो नहीं होती, कि बहुत कम क्वेश्चंस में होती है 100% श्योर। बाकी ऐसा लगता है कि हाँ यार यही सही है और यही सही होगा, तो आपको ऐसा कोई भी लगे कि यही सही है या ये हो सकता है, उस प्रश्न को आपको करना है। और ऐसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे अगर 20 प्रश्न करते हो कि आपको लगता है कि सही होंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, तो 20 में से आपके जो है 10 प्रश्न तो सही होंगे ही होंगे, और 10 प्रश्न सही होते हैं तो 30 नंबर आते हैं, और
बदले में 10 अगर गलत हो जाते हैं तो केवल 10 नंबर कटेंगे, फायदा 20 नंबर। ये साइंस कहती है। हाँ, एक के बदले एक काट रहे हो ना तो घाटे का सौदा है, फिर रिस्क नहीं ले सकते। फिर भी अगर आपके अंतरात्मा की आवाज है तो 50% तो तुक्के सही होते ही हैं। अगर आपके पुरानी पड़ी हुई पेसिव मेमोरी की वजह से कर रहे हो 50% तो सही होंगे ही होंगे ना। और 2 तक तो आप पहुंच ही जाते हो, ये 2 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, इन 2 में से ही है। तो इसलिए प्लीज जो है नेगेटिव मार्किंग का होवा नहीं रखना, मेरे कहने का मतलब ये है। और पर इससे पहले टेस्ट सीरीज में अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने अंतरात्मा की दशा और दिशा देख लेना, वो आपको किस दिशा में भेजती है, सही दिशा में भेजती है या गलत। आप अंतरात्मा की आवाज से सवाल करते हुए आपको लगता है कि ये सही हो सकता है और फिर उससे वो गलत ही होते हैं, टेस्ट सीरीज में ही गलत होते हैं, तो वहां पे भी गलत ही होंगे। तो फिर आपको जो सही लगे, सही आए, वही करना। तो इसमें आप अपना देख लेना तुम किस तरह से इसको मैनेज करते हो। वरना मेरा ये मानना है कि नेगेटिव मार्किंग से कोई लॉस नहीं होता, होता है तो फायदा ही होता है, या तो कम होता है या ज्यादा होता है। ये चीज जो है दिमाग में रखना। और एक चीज, एक बार तुक्का लगा दिया है उसी को रहना दो, चेंज मत करो जब तक कि 100% श्योर नहीं हो। 100% श्योर हो दूसरा आंसर है तो चेंज कर लो, अदरवाइज ये नहीं यार शायद ये नहीं, ये हो सकता है, तो फिर शायद में पहला वाला ही रहने दो। और इतिहास गवाह है कि पहले वाला ही, और जिसने चेंज किया है उसने अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो इसमें भी एक मम्मी की सौगंध है तुम्हें। ये कह रहे हैं सर बार बार मम्मी को बीच में क्यों ला रहे हो सर, ये कोई बात होती है? मतलब तुम और इमोशनल ब्लैकमेल हो नहीं सकते, क्योंकि तुम यही गलतियां करोगे और तुम हमारे पास आके बाद में यही दुखड़े रोओगे। हम इतने सालों से जो है हमें अनुभव हो गया है कि बाद में यही दुखड़ा जो है वो बाद में रोते हैं कि भाई ये हो गया, ये आते हुए सवाल हमने गलत कर दिए, ठीक है, आते हुए सवाल गलत कर दिए, ये सही किए थे लेकिन बाद में ये इनके गोले भरने हम चूक गए, और इसके गोले जो है सीक्वेंस सही नहीं भरी, एक जगह जो है तो 3 बार देखना, ये तीसरे का सी है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर सी, ठीक है। और उसमें नीचे कई बार होता है, शुरू में टिक तो लगा रहे हो तुम कथन पे 1 2 3 4, तीसरा कथन सत्य है, नीचे वापस है कौन से कथन सत्य है, फिर वापस आंसर भरते समय इधर सी कर दिया, जबकि उसमें चौथे में लिखा हुआ है कि केवल तीसरा कथन सत्य है, तो आंसर तो है डी और तुम भर रहे हो सी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो टेस्ट सीरीज में तुम, मेरे ख्याल से तुमसे ऐसी गलतियां, पहले टेस्ट सीरीज इसीलिए होती, प्री की टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होती कि उससे तुम्हें कुछ नॉलेज हो जाएगा और तुम वहां सही कर दोगे सवाल। इसकी बजाय ऐसी जो ह्यूमन एरर्स होती है, जो गलतियां यहाँ होती है वो वहां पे नहीं हो। और ये कब होगा? यहाँ गलतियां नहीं होती क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस फुल है, तुम्हें पता है कि इससे कोई अपना भाग्य निर्धारित होने वाला नहीं है कि टेस्ट सीरीज ही तो है बेचारी, जो है इसको कौन जाने। तो नहीं, इस टेस्ट सीरीज को रियल एग्जाम मान के दो, आप सीरियस होके दो। जितना आरएस का एग्जाम देते समय डर होगा, उसी डर के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर इस एग्जाम को दोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस जो है वो होगी, ठीक है। तो ये चीज जो तुक्का लगा दिया तो उसको रहने दो, उसको चेंज मत करो जब तक कि 100%। और बाद में आपका लालच आएगा कि नहीं यार एक तो कर देते हैं, ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं, टाइम तो बचेगा। अगर इजी पेपर आएगा तो टाइम खूब बचेगा, और अगर टफ, इसमें भी है, इजी पेपर आएगा टाइम खूब बचेगा, और टाइम बचेगा तो तुम इस तरह की बेवकूफियां करोगे। टफ पेपर आएगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो ना तो इतना टाइम मिलेगा और ना तुम अपने उन डिसीजंस को चेंज करोगे। तो ये बातें जो है वो आप